कलम से जो तहरीरें लिखने थी वो सीने पर गोलियां झेल कर लिख रहे हैं। यह नेपाल के वो युवा है जो खामोशी से नहीं लहू से इंकलाब की तकरीर लिख रहे हैं। नेपाल की धरती आज खून से सनी हुई है और इसीलिए आज ये शेर किसी कविता की तरह नहीं बल्कि नेपाल की कड़वी सच्चाई की तरह दुनिया के सामने गूंज रहा है। वो सच्चाई जिसमें नेपाल की नौजवान छाती ठोक कर फौज को सत्ता की चुनौती दे रहा है। और नेपाल का आम आदमी सड़कों पर उतरकर सत्ता को चुनौती दे रहा है। नेपाल के सड़कों पर इन दिनों जो कुछ हो रहा वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज वाला विरोध नहीं है। यह भ्रष्टाचार, सत्ता के अहंकारों, आर्थिक तबाही के खिलाफ खड़ा एक ऐसा आंदोलन है जिसने एक नए सिरे से इतिहास लिखा है। वो जो श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था वो अब नेपाल में भी हो गया है। नेपाल में सड़कों पर बच्चों ने खून बहाया तो ओली सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। वहाँ की जो सरकार है वो गिर चुकी है। ये तस्वीरें आज दुनिया को खून की आंसू रुला रही है क्योंकि एक लड़का जो स्कूल जा रहा था वो गोली खाकर जमीन पर गिर पड़ा। किसी का जूता जो खून से सना दिख रहा था। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, पूरी व्यवस्था की आईना। वो व्यवस्था जहाँ जनता नंगी भूखी और बेरोजगारी से दर दर भटक रहे हैं और सत्ता आलीशान महलों में चैन की नींद सो रही थी। नेपाल का आंदोलन सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, एक तूफान बना जिसने नेपाल की सियासत को जड़ों से उखाड़ फेंका। युवाओं का गुस्सा इतना बड़ा कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। मंत्री जो है मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या देर हो गई और क्या सरकार यह भूल गई कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। यह बात पहले समझ ली होती तो शायद ओली सरकार की यह दुर्दशा नहीं होती। वैसे नेपाल इस हालात में क्यों पहुंचा है और ओली सरकार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा है, उसके लिए नेपाल की इन तस्वीरों को देखना पड़ेगा क्योंकि तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं होती है, सत्ता के खिलाफ एक खुली किताब है। कैसे एक छोटी सी चिंगारी जो सोशल मीडिया पर नेपाल को हिलाकर रख देते हैं। यह सिर्फ बैन की कहानी नहीं बल्कि दशकों के भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्याय की कहानी है। 8 सितंबर 2025 को कम से कम 19 युवा मारे गए जिसमें 17 काठमांडू में और बाकी 2 इधर उधर इलाकों में मारे गए। नेपाल में बच्चों की यह मौत सिर्फ आंकड़े नहीं थे बल्कि नेपाल की सत्ता के क्रूर चेहरे की गवाही थी। पुलिस ने रबर बुलेट चला दी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, यहाँ तक कि स्टूडेंट पर गोलियां चला दी। सब कुछ इस्तेमाल किया किनके खिलाफ? उन बच्चों के खिलाफ जो उनके अपने बच्चे थे, वे बच्चे जो नेपाल के भविष्य थे। नेपाल के लोकतंत्र के इतिहास में यह एक काला अध्याय है जो बताता है कि एक फैसला कैसे पूरे देश में आग लगा सकता है। जब सरकार जनता की आवाज को दबाती है तब जनता भी सत्ता को उसके नग्न रूप में उसकी औकात दिखाती है और यही दिखाई पड़ा। यह शख्स अकेला नहीं था। नेपाल की सड़कों पर सैकड़ों ऐसे लोग थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना सड़कों पर उतरे थे। काठमांडू में संसद भवन पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और आग लगा दी थी। जनता की गुस्सा दिख रहा था और इस गुस्से की वजह से पुलिस पीछे हटी। लेकिन इसी मतभेद में कई बच्चों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए हैं। कई अभी भी गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। इसी दौरान एक लड़के का वीडियो वायरल हुआ जिसके माथे पर पूरी तरह चोट लगी है, छाती पे चोट लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद चेहरे पर पट्टी बांधे वो सरकार को ललकार रहा है। यह आवाज ही असली इंकलाब की पहचान है। यह तस्वीरें बताती है कि
युवाओं से जो टकराया है वो इतिहास का हिस्सा बन गया। यह प्रदर्शन पूरे देश में फैल गया। कर्फ्यू लगने के बावजूद लड़के जो है सड़कों पर उतरे, लेकिन सत्ता ने इन सब के खिलाफ जो प्यार से जवाब देना चाहिए था उसकी जगह गोलियों से जवाब दिया। और अब ये भीड़ कह रही है कि जब लाखों आएंगे तो कितनों को मारोगे, इसीलिए सत्ता से तुम बेदखल हो गए। लेकिन सवाल अभी यही है कि क्या सत्ता जिम्मेदारी को समझेगी? क्या नेपाल अस्थिरता से स्थिरता की तरफ आ पाएगा? क्या ये आंदोलन नेपाल को हमेशा के लिए बदल देगा? अब क्या होगा भविष्य नेपाल का, ये देखने वाली बात होगी। नेपाल में क्रांति रुकेगी या नेपाल एक नई सिरे से नई क्रांति को लिखेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन इस घटना ने फिर एक बार बता दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हिंद, जय भारत।